हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसकी राजनीति पे डिपेंड करता है। उसकी जिस प्रकार की राजनीति होगी उसी हिसाब से उसका भविष्य होगा। और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं कि कितना परिवर्तन उसकी राजनीति के अंदर आया है, राजनीति के अंदर बदलता जो स्वरूप हम देख रहे हैं, आज का चर्चा का विषय हमारा यही है। और इस विषय में आज हमारे साथ हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और समाचार जगत के मुख्य संपादक तरुण रावल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित। सर, हम लोग आज़ादी के 75 साल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के और एनालिस्ट होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत सी पार्टियों को बनते देखा है, बिखरते हुए देखा है। क्या लगता है आपको आज किस दौर से हम गुजर रहे हैं? देखिए कि देश आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और इस 75 साल पूरे होने पे हम बहुत बड़े दौर से गुजर के आए हैं जी। हम अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्त होकर के और हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। इस देश ने उसी समय वो सपने देखना शुरू किया था कि हम पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि हम कितना खुशहाल देश बनेगा ये। और हमने अपना संविधान का निर्माण किया और एक आज़ाद मुल्क के रूप में हमारी स्थापना हुई। तो उन सपनों को लेके ये देश आगे बढ़ा था और आज इस 75 साल में इतने योग्य प्रधानमंत्री हमारे देश को दिए गए। हमारी जनता ने ऐसे योग्य लोगों को चुना कि आज हम अपने मुल्क को एक बहुत अच्छे भविष्य के रूप में देख रहे हैं। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक युग था और उसके बाद लंबा समय कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री दिए, विपक्ष के भी प्रधानमंत्री बीच में आए और मैं आज बड़ी श्रद्धा से याद करूंगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जी। और उसके बाद का जो युग चला तो वैरायटी लेते लेते आज हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को आगे ले जा रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जो देश ने बदलते हुए देखा है और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग जिंदा हैं इस देश में, जिनकी एज 80-90 साल से ऊपर की है। वो लोग आज भी अपनी आंखों से उस आज़ाद होते देश को देखा था और आज वो इस प्रोग्रेसिव होते हुए देश को देख रहे हैं। तो ये बदलता हुआ सिनेरियो हम सब ने ही देखा है। उसके मैं मानता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से तो हमने होशोहवास में उस देश को देखा है। आज़ादी के आंदोलन की तो हम उस समय तो इस दुनिया में नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से उस देश को आगे लाए, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद से मैंने खुद ने इस देश को परिदृश्य राजनीतिक बदलते हुए देखा है। तो आज आज़ादी के 75 साल पे आप ऐसी चर्चा कर रहे हो अंकित, ये बड़ी उपयोगी विषय आपने चुना है और मैं वर्ल्ड नाउ न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सार्थक चर्चा की आज शुरुआत की है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो युग याद कर सकते हैं जब उन्होंने एक ऐसे गुलाम, आप समझ सकते हो हम कितनी संघर्षपूर्ण तरीके से आज़ादी का आंदोलन में हमारे बलिदान हुए। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया जिनको हम नाम भी नहीं बोल सकते। इतने हजारों लोगों ने, भारत माँ के वीर सपूतों ने इस देश को बलिदान देकर के आज़ादी दिलाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरुआत की गई इस देश की। मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे मुल्क को एक उसमें बांध दिया। कहते हैं ना कि आज़ादी के बाद भी बहुत सारी चैलेंजेस थे हमारे सामने। बिल्कुल सामने सिर्फ आज़ाद हो जाना ही कुछ नहीं था, अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे देश में फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस तरीके से उन चैलेंजेस से हमको बाहर लाए और देश को, कहते हैं ना, संपूर्ण आज़ादी मिलने में भी टाइम लगा एक तरह से देखा जाए तो वो एक युग था। और नो डाउट देखिए, किसी भी चीज़ की जब स्थापना होती है तो जो पहला जो उसको संभालने वाला होता है उसको थोड़े चैलेंज ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ से हमारा एक राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये पटेल जी हैं जो अनेकता में ही एकता की जो बात शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक करके रखा और उनकी एक बहुत ही उनका एक बहुत बड़ा भाग रहा है उसके अंदर कि किस तरीके से हिंदुस्तान को एकजुट रखा जाए। बिल्कुल।
आप देखिए कि हम लोग राजस्थान में बैठे हुए हैं, जयपुर में बैठे हम लोग, और राजस्थान रजवाड़ों और राजाओं के राज के लिए बड़ा फेमस रहा है। तो आपको आज़ादी के बाद कैसे राजाओं को भी उन्होंने समझाया और उनके साथ सख्ती की और उनको सरेंडर करा कि आप इस लोकतंत्र में शामिल हो जाइए राजी राजी, क्योंकि युद्ध की तो कोई बातें थी नहीं। और उन्होंने सभी रजवाड़ों को राजी करके, सभी पूरे देश के राजाओं को समझा करके पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में समाहित कर दिया। और इस पूर्ण संपूर्ण आज़ादी के बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने, मैं कहूँगा कि इस देश को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए पूरा अपने ताकत से काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सपने बुने जिन सपनों पे चल के देश आगे बढ़ा। और आज उसके बाद आपको याद करना चाहिए इंदिरा गांधी जी को, जिस महान लेडी ने किस तरीके से इस देश के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाया और एक अलग युग आने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का युग एक अलग युग था। आप देखेंगे कि उनके खिलाफत भी शुरू हुई, ऐसे देश में ऐसे हालात बन गए, इमरजेंसी का दौर आया। पंजाब का एक जो समय निकला, देश ऐसा नहीं आज़ादी हो गई उसके बाद हम हम ऐसे दौर से भी गुजरे जब लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम लोग ने, हाँ, पूरे देश के प्रधानमंत्री जो थे अलग अलग खूबियों वाले लोग इस देश में आए। आप देखेंगे कि जो खूबी इंदिरा गांधी में थी वो अलग तरह की थी, राजीव गांधी में अलग तरह की खूबियाँ थी। मैं कहता हूँ नरसिम्हा राव में एक अलग तरह की खूबियाँ थी, मनमोहन सिंह एक अलग तरह के मतलब खूबियों वाले व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी का वो एक अलग वैरायटी थे वो। और अब नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही तेज, कहते हैं ना, एक सुपरसोनिक विमान की तरह देश को ले जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो लोग हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए आए, इन्होंने मिलकर के इस देश को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। बिल्कुल। तो हमारा सबका ये राजनीतिक जो सिनेरियो बदल रहा है, इसमें देशवासियों को चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में सोचें, देश के पॉजिटिविटी में अपना योगदान दें, ताकि हम बदलते उस सिनेरियो में उसका देश को एक खुशहाल, और हिंदुस्तान में जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उस सपने को सही मायनों में हम पूरा कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तरुण जी आपने कि किस तरीके से क्या अहमियत रहती है पॉलिटिकल सिनेरियो की। अगर बात करूँ कि किस तरीके से हम हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए एक पॉलिटिकल सिनेरियो कितना मदद करता है। अगर आपसे जानना चाहूँगा, आपने अनेकों दौर देखे हैं, बनते देखे हैं, बिगड़ते देखे हैं, आपको क्या लगता है आज देश किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा मैंने अभी पहले कहा कि हर प्रधानमंत्री का एक अपना वैरायटी होता है, अपनी खूबियाँ होती हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो अपने तरीके से देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हर प्रधानमंत्री की हम खूबियों पे चर्चा करते हैं, हर प्रधानमंत्री से कुछ भूल भी होती हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। हर प्रधानमंत्री से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। जैसे हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उसमें कोई चीज़ें रह जाती हैं, या पूरा लोकतंत्र इतना बड़ा देश है, इसमें कोई व्यक्ति अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से देश को ले जा रहे हैं वो बहुत तेज गति से ले जा रहे हैं। वो बहुत भारत को के डायरेक्शन को, मतलब कहता है ना, कंट्री फर्स्ट, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो सभी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा अंकित, कि अगर आप इसका एनालिसिस शुरू कर देंगे इन सब प्रधानमंत्रियों का, तो बड़ा कंट्रोडिक्शन हो जाएगा कि यार कोई प्रधानमंत्री मतलब ऐसा क्यों था। क्योंकि नो डाउट वैरायटी, जैसे एक बाग में फ्लावर होते हैं तो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग खुशबू के होते हैं, ऐसे हर एक का इंसान का अलग नेचर है, उनका काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छा देश को आगे ले जाने में योगदान दिया है। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तरुण रावल जी, देश का माहौल अब कुछ बदल चुका है। जो माहौल पहले अनेकता में एकता वाला था, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, टुकड़े गैंग जो बढ़कर आगे आई है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है कहीं ना कहीं चमकती हुई दिख रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखो अंकित, क्या है कि हिंदू मुस्लिम की जो बात आपने शुरू की, ये कोई आज की बात नहीं है। ये देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो अंग्रेज़ों ने भी यही एक क्वेश्चन डाल दिया था हमारे लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो क्यों बना। वो ये हिंदू मुस्लिम की बात से ही बन गया था। तो ये प्रश्न उस समय भी डाल दिया गया था और ये तब से ही चला आ रहा है। तो लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हमने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। धर्म आधारित हमारा देश नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि सभी लोग रह सकते थे, तो हमने सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया इस देश ने, और आज भी करते आ रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है कि हम इस देश को आगे ले जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बात से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ये बात तुम सही कह रहे हो कि देश में एक तनाव है। जो तनाव है वो क्यों है? तनाव इसलिए है कि हम कंट्री फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें कंट्री फर्स्ट देश को ही पहले आगे ले जाना चाहिए। हमें किसी धर्म को लेकर के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। सही बात। अगर हमें चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत के जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, हम उन सपनों पे खरे उतरें, तो हमें देश को फर्स्ट रख के अगर हम सोचेंगे तो ये धर्मों की बात नहीं आएगी। और अगर धर्म को फर्स्ट रख के सोचेंगे तो फिर इस तरह के विवाद आ सकते हैं, या फिर हम ऐसे विवाद छेड़ तो सकते हैं, लेकिन अंकित हम इनको कैसे रोकेंगे इसका कोई प्लान नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनका डायरेक्शन गलत हो जाता है, ये जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है उसका अंत कहाँ होगा वो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है 7 से 8 हफ्तों के अगर हम बात करें 7 से 8 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ऐसा माहौल बन गया है। ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं, चाहे वो उदयपुर का किस्सा हो, चाहे कन्हैया का किस्सा हो, या तमाम जितने भी किस्से जो हो रहे हैं, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, उस पर बात करें तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो चुका है, एक अजीब सा वातावरण देश के अंदर आ चुका है। जैसे कि आपने कहा कि हमको अगर विश्व गुरु बनना है तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर निकलना होगा, लेकिन एक माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग बाग आजकल सोचने लग गए हैं कि भाई किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से हमारा भारत जो है आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश में रह के गए हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि वाजपेयी जी के ज़माने में वो भी भारतीय जनता पार्टी और से जुड़े संघ के बहुत मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ही थे वो एक तरह से इसको। तो आपने देखा होगा कि उस जमाने में इतनी कट्टरता की बात नहीं आई थी। बिल्कुल। उन्होंने किस तरीके से देश को आगे ले गए, आप देखिए कि संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक जमाना था जब 2 ही सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो 2 सांसद अपनी बात को, अपनी विचारधारा को आज बढ़ा करके लाए, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी। तो क्या वाजपेयी जी का काम करने का तरीका था? उन्होंने बहुत अच्छा, आपको आश्चर्य हो गए जान करके कि कितनी, कहते हैं ना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की उन्होंने रक्षा की अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऐसा संभव नहीं है। एक बार मुझे याद है कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वाजपेयी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल को कि वाजपेयी जी के साथ उनकी एक, मतलब एक महिला फ्रेंड भी उनके साथ उनके बंगले में रहती थी, उनके पति भी रहते थे उनके साथ। एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि वाजपेयी जी, आपके उनसे क्या रिलेशन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। वाजपेयी जी ने हंस करके उसका जवाब दिया कि भाई ये भारत पाकिस्तान जैसा मामला है थोड़ा। उन्होंने कह के वो उठ गए। तो पूछने वाले की भी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं, और उस प्रधानमंत्री को भी दाद देता हूँ जिसने उसको एक हंस करके जवाब दे दिया। लेकिन आप देखिए कि उस समय ऐसी चर्चाएं, पर्सनल लाइफ की चर्चाएं मीडिया में या छिछालेदार होने वाली चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी मार्केट में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज है जो, अगर किसी की पर्सनल लाइफ की आप देख लें, मतलब जरा सा अगर कोई कहीं स्पोर्ट हो जाए, कोई दिख जाए, तो आप उसका देखिए मीडिया क्या हाल कर देगा। वो तुरंत ही वायरल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं परिदृश्य बदल चुका है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ चुका है। आज लोग बाग कुछ भी देखते हैं, फ़ोन उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर तो उसका सिनेरियो बदल गया है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री की बात करी, 2024 की अगर मैं बात करूँ तो
मोदी जी के सामने विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा, अगर होता भी है तो बिखर सा जाता है। इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है? इसको लेके मेरा मानना ये है कि जो विपक्ष है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके खिलाफ हूँ कि विपक्ष मुक्त देश बन जाए। विपक्ष मुक्ति अगर देश हो गया तो वो तो फिर प्रजातंत्र ही कहीं ना कहीं खतरे की बात हो जाएगी। तो विपक्ष तो होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हर आदमी अपनी 100% परफॉर्मेंस देता है। प्रधानमंत्री अपनी 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी 100% परफॉर्मेंस क्या है कि विपक्ष को बिल्कुल ही चित कर दो, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्ष भी रहेगा, सरकार रहेगी और विपक्ष भी रहेगा। और विपक्ष ही खत्म हो गया तो फिर सारा का सारा ही एक तरफा मामला होगा नहीं। लेकिन उनका सोच अपनी जगह है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देश सब चीज़ों को समझता है। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़, ताकत होती है। आज देश के करोड़ों देशवासी जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं। पर एक मैं कहता हूँ, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ये तारीफ करता हूँ कि वो एक ऐसे डायरेक्शन में को पकड़े हुए हैं जिस डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। तो ये चीज़ें विपक्ष अगर आप देश की नब्ज नहीं समझोगे तो कोई सी भी पार्टी हो, विपक्ष हो, आप साफ हो जाओगे। आप गलतियां करोगे, आप उन गलतियों को स्वीकारोगे नहीं। आपको अगर आपने गलती की है तो आपको बताना पड़ेगा। और यही स्थिति दोनों के ऊपर लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होती है स्थिति कि आपने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दो और फिर उसके बाद जो दंगे हो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। भाई अगर मान लो देश में ऐसी जो हरकतें हमारे राजस्थान में भी हुई, जब जैसे उदयपुर में तालिबानी हरकत जिसको कहते हैं, अगर ये हरकतें हो रही हैं आज, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोनों कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाई किसी ने तो ऐसा कोई कहीं तो कोई गलत मैसेज गए ही है ना, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो ये जो कमियां हैं, हम जिस स्पीड से सोचते हैं कि देश को हम आगे ले जा रहे हैं, ये कुछ ऐसी कमियां जो देश को पीछे भी कर रही हैं। तो हमें अगर ऐसा होता ना कि गेम अगर हम आगे चलते रहें और गलतियां ना करें तब तो अच्छा है, स्पीड हमारी बनी रहेगी। और अगर ऐसे गलतियां हम करते रहे तो हम फिर कहीं ना कहीं जिस चीज़ को अचीव करने में आज हमें 75 साल पे हम यहाँ पहुँचे हैं, हम सोचते हैं कि 100 साल में क्या सिनेरियो होगा देश का, तो हो सकता है हमें और आगे जाना पड़े, वो काम हम 150 साल में कर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने फाउल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक कट्टरपंथी सोच देश के अंदर पनप चुकी है, एक तालिबानी सोच कहीं ना कहीं देश के अंदर आ चुकी है। आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों से किस तरीके से निकला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अंत दिखता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो ये कितनी सही है एक देश के लिए? देखिए, कट्टरवाद जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है ना। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि कट्टरवाद से बाहर आना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरफ का हो। हमें कंट्री फर्स्ट, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि देश प्रथम होना चाहिए हमारे लिए। अगर भारत के लिए सोच के साथ हम करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अगर हमारी सोच में कंट्री फर्स्ट नहीं है, हमारी सोच में कुछ और चीज़ें फर्स्ट हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कुछ और चीज़ें हैं, तो फिर हम उसी दृष्टि से सोचने लग जाते हैं और उसका असर देश पे ही आएगा। मतलब आपकी प्रायोरिटी अगर कुछ और है तो उसका असर देश को भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आज आपने बताई कि कहीं ना कहीं देश का नुकसान ज़्यादा होता है। अगर इस तरीके की सोच के साथ आप देश में को आगे बढ़ाने के चाहेंगे तो भी नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कईयों के करियर खा गए, एक कीजिए कईयों के करियर डुबो चुके हैं, क्योंकि विपक्ष में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके करियर डूब चुके हैं, जिनके करियर उनके रहते कहीं ना कहीं पनप नहीं पाया। ऐसे में आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या कहता है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है अंकित कि कोई किसी का करियर खाता नहीं है। आप अपनी गलतियों से ही अपना करियर को डाउन या अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का करियर को खा गया या ऐसे अपन कहें। हकीकत यही है कि आप अगर कोई गलतियां करेंगे तो सामने वाले तो आपको, देखिए एक प्रतिस्पर्धा का युग है, आप कोई जॉब कर लीजिए, आप मार्केट में कहीं कोई काम करिए, अगर आप कोई दुकानदार गलती करेगा तो उसकी दुकान अपने आप ही बंद हो जाएगी।
और सामने वाला प्रतिस्पर्धी तो चाहेगा ही। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। आपको अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, उन कमियों को निकाल फेंकने की जरूरत है सभी को। और अगर कोई इस गुमान में हो कि भाई हम तो कोई गलती कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक है, ये पब्लिक देख रही है सब चीज़, पब्लिक उनकी गलतियों का भी हिसाब कर देगी। लेकिन आप वक्त है ये, हाँ, पर ये एक अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे ट्रैक पे भारतीय जनता पार्टी सरकार को चला रही है इस समय। अगर आप एक उस दृष्टि से देखें तो 10-20 साल कोई उनको डैमेज नहीं कर सकता, ऐसी उन्होंने किला तैयार किया है। और ये मतलब इसको पर, लेकिन अगर आप देखें तो एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये होशियारी है, ये सफलता है। मतलब आप उससे चिढ़ नहीं सकते, आप उनकी होशियारी से चिढ़ नहीं सकते। आप अपने अंदर सुधार करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उनसे अधिक राइज करके आप चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप करिए। आपको किसने रोका है? आप सुधार करिए अपने अंदर। बहुत अच्छी बात करी। जाते जाते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि आने वाले भविष्य में राजनीति किस ओर जाती हुई दिख रही है आपको? मैं थोड़ा इसका डिटेल जवाब देना चाहता हूँ अंकित। क्या है कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि प्रधानमंत्री आते रहे, हर प्रधानमंत्री की अपनी एक खूबी थी जी। राजीव गांधी जब आए तो हमें देश को लगा कि अचानक से वो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया इंदिरा जी की डेथ के बाद। लेकिन राजीव गांधी ने देश को ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी जिसमें कंप्यूटर का जो युग है, मैंने देखा है अंकित की मीडिया इंडस्ट्री में कंप्यूटर नहीं थे। मेरे सामने हम लोग कागज़ पे खबर लिखा करते थे, और उसके बाद में एक कंप्यूटर का युग आया, हमें भी कंप्यूटर सीखना पड़ा जी। वो प्रधानमंत्री जो इस देश में कंप्यूटर लाए, तो उन्होंने उसके बाद आप पता है पूरी इंडस्ट्री कंप्यूटराइज होती चली गई, चीज़ों में फास्टनेस आ गई, बैंकों में कंप्यूटर आ गया। तो एक अच्छा प्रयोग किया उन्होंने। नरसिम्हा राव आए, उन्होंने इकोनॉमी के मामले में उन्होंने देश के, वो कुछ बोले नहीं लेकिन उन्होंने काम बहुत किया, अच्छा काम किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आए, वो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इकोनॉमी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स तय किए जिसको विश्व ने देखा और भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लगने लगी। पूरे ग्लोबलाइजेशन जो हुआ इंडिया का, पूरे विश्व के लोग भारत की तरफ ये देखने लगे कि इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हब है भारत। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वाजपेयी प्रधानमंत्री आए, उनसे पहले आ गए थे वाजपेयी, उन्होंने तो बहुत अलग ही सिनेरियो बना दिया था। एक देश ऐसा लगने लगा था मुझे, या पूरे देश को लग रहा था कि एक खुशहाल देश बन गया हम जो चाह रहे थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री कितने खुश हैं, सब लोग कितने खुश हैं, कंट्री में कहीं कोई विवाद नहीं थे। मतलब आपको आश्चर्य होगा, मैं उनका फिर एक किस्सा आपको बता देता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री थे वो, और उनके बंगले पे बहुत सारे लोग त्योहारों पे जाया करते थे, और वो खुद डांस करते थे लोगों के साथ। मतलब होली का त्यौहार है तो वाजपेयी जी खुद रंग लगाते थे, कविता सुनाते थे, कलाकार आते थे, उनसे गाने सुनते थे, और एक होली के रंग में वो देश के साथ रंग जाते थे। मतलब ऐसे मस्त प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक देश को बड़ा ऐसा लगने फील होने लगा था कि बड़ा खुशहाली में और बहुत देश बिल्कुल उसमें है जी। अब जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने बहुत पैरामीटर्स खड़े कर दिए। उन्होंने विदेशों में हमारी जो एक गुड ऐसी जो वो बना दिए कि भारत लगने लगा है कुछ, है ना। आज मुझे कई विदेशी लोग मेरे मित्र मिले, उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब फर्क तो है, विदेश में हमारी आज जो पहचान है भारत की वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा बहुत सारे काम उन्होंने कर दिए। अब सवाल ये है कि फ्यूचर की जो बात है, तो अगर मैंने फिर वही कहा कि कंट्री फर्स्ट पे अगर हम चलते रहे तो नो डाउट भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम जितने ज़्यादा फाउल करेंगे तो हमें गोल अचीव करने में उतना ही समय लगेगा। जैसे आज हम 75 साल तक पे यहाँ पहुँचे हैं, हमें हो सकता है अगर हमारा गोल क्या है उसको अचीव करने में हमें समय बढ़ जाएगा हमारा, अगर फाउल करते रहे। तो मेरे आप सभी से ये निवेदन है कि आप सब लोग ऐसे काम करें पॉजिटिव सोच के साथ कि हम देश को आगे ले जा सकें। तभी हमारे शहीदों के लिए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक उनको संदेश
उनके इच्छा को पूरी कर सकते हैं अगर हम देश फर्स्ट रख के हम आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देश को फर्स्ट रखना चाहिए और किन किन प्रधानमंत्रियों ने किन किन कार्यों को करा वो भी आपने बताया। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।